अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टर के टॉपिक को और इसकी पहली एप्लीकेशन एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुपर कंडक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इन 1911 Dutch physicist Heike Kamerlingh on discovered that mercury's resistivity disappear below about 4 Kelvin। एक डच फिजिस्ट जो है, एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ मेंशन है, बड़ा मुश्किल सा नाम है। मर्करी रेजिस्टिविटी डिसअपेयर। मर्करी की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है कि करंट फ्लो करने के दरमियान जो रुकावट होती है ना किसी मटेरियल में, वो हर मटेरियल की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी हम जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी उसमें बात की थी। ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी करंट फ्लो करने के दरमियान जो रुकावट थी ना वो गायब हो गई। कितना? बिलो अबाउट 4 केल्विन। जब 4 केल्विन के आसपास पहुंच जाते हैं तो मरकरी की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सबसे पहले उसने डिस्कवर किया। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट निकला है सुपर कंडक्टर का। अब ये सुपर कंडक्टर क्या है? अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर, देखो कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से गुजरने देता है। सुपर कंडक्टर क्या है? ये वो मटेरियल होगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देगा विदाउट रेजिस्टेंस, कोई रुकावट नहीं होगी। व्हेन इट इज कूल्ड बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, जब उसको बहुत एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर उसको ठंडा करेंगे, यानी 4 केल्विन है ना, जो क्या है टिपिकली नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन के आसपास जब उसको इतना ठंडा करते हैं कि 0 केल्विन के आसपास करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और करंट जो होता है वो बगैर रेजिस्टेंस के क्या होता है, इसमें फ्लो होता है। तो सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है बगैर किसी रेजिस्टेंस के, जब इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और वो टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो, यानी 0 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर तक होता है। उतना इसको ठंडा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, 0 के आसपास पहुंच जाती है। अब ये 0 करके हमें फायदा क्या होगा, आगे इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, दिस अलाउ चार्ज टू फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस टू थर्मल इफेक्ट। भाई जब किसी भी वायर से या किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बहुत सी एनर्जी क्या होती है, ज़ाया होती है। तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो दिस अलाउ चार्ज टू फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस। बगैर एनर्जी लॉस की क्या होगा, ये जो है वो करंट चार्ज को फ्लो करने देगा। एक फायदा ये हो जाएगा। सुपर कंडक्टर एग्जिबिट दिस बिहेवियर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर यूजुअली नियर एब्सोल्यूट जीरो विथ रेजिस्टिविटी लेस देन 4 एक्सपोनेंट -25 ओहम मीटर। अब देखो सुपर कंडक्टर का ये बिहेवियर जो होता है वो बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी देखो एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, यूजुअली नियर एब्सोल्यूट जीरो, ये हर टेम्परेचर पे ये बिहेवियर नहीं होता। एब्सोल्यूट जीरो के आसपास ये बिहेवियर को ये फॉर्म करता है विथ रेजिस्टिविटी लेस देन 4 एक्सपोनेंट -25 मीटर। उसमें रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है? 4 एक्सपोनेंट -25 ओहम मीटर के आसपास पहुंच जाती है एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, यानी ये वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। They also exhibit perfect diamagnetism, expelling magnetic field in the superconducting state known as Michener's effect, and enabling phenomena like magnetic levitation। अब देखो सुपर कंडक्टर के अंदर एक और खास बात क्या है? एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड। डाईमैग्नेट क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रिपेल होता है। तो ये कह रहा है परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट से बिल्कुल दूर रहेगा इन द सुपर कंडक्टर स्टेट। यानी ये बिल्कुल जब ठंडा कर देते हैं ना, तो ठंडा करते वक्त क्या होता है, ये मैग्नेट से बिल्कुल दूर भागता है, बिल्कुल मैग्नेट से दूर जाता है। इस इफेक्ट को नाम देते हैं मिशनर्स इफेक्ट, एनेबलिंग फिनोमिना लाइक मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होती है? जो जो ट्रेन, जो आजकल सुपर फास्ट ट्रेन जो आती है ना, वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड से चलती है। तो उसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होगा, जैसे ट्रेन अगर है, अगर वो सुपर कंडक्टर के पास है तो ट्रेन में क्या होगा कि वो ट्रेन जो है ट्रैक पे जाकर उड़ती है। आप कहते हैं ना ट्रैक, जैसे देखो ट्रेन नॉर्मली ट्रैक पे जब चलेगी तो क्या होगा, इस तरह चलेगी तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा ना, एनर्जी ज़ाया होगी, बहुत फास्ट नहीं चल पाएगी। तो ये जो ट्रेन हमारे पास जो होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन वाली जो ट्रेन है, वो क्या होती है, वो सुपर कंडक्टर होता है। और सुपर कंडक्टर क्या होता है, मैग्नेट से क्या होता है, बिल्कुल एक्सपेल्ड होता है, बिल्कुल रिपेल होता है। तो क्या होता है कि सुपर कंडक्टर वाली स्टेट में ये ट्रेन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जब भी इसको ऊपर अप्लाई की जाएगी तो ये क्या होता है, ये ऊपर ट्रैक से उठ जाएगी।
अब ट्रैक से उठ गई मतलब हवा में उड़ रही है ये ट्रेन, हवा में ये ट्रेन उड़ रही है, तो अब क्या होगा, इसको मूव कराना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या होगी, नहीं लगेगी। तो ये ट्रेन क्या होती है, सुपर फास्ट होती है, बहुत तेजी से क्या कर सकती है ये ट्रेन, मूव करती है, 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलती है। तो ये आगे मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का बाकायदा टॉपिक भी है। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का क्या क्या फायदा है। सुपर कंडक्टर आर यूज इन पार्टिकल एक्सेलरेटर, डिफरेंट पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन में इस्तेमाल होती है, जनरेटर में इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल होती है, मेडिकल एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, पावर ट्रांसमिशन अमंग अदर फील्ड्स, कई चीज़ों में पावर ट्रांसमिशन में भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो वन बाय वन हम इसकी जो है वो एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI की बात करते हैं। MRI जो होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा भाई फला पेशेंट का जो है वो MRI कराना ये है, तो MRI के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमारे कोर्स में शामिल है। MRI स्कैनर प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ऑफ द टिश्यू इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसकी जो है वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ये प्रोवाइड कर सकता है। इसमें क्या होती है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल का इस्तेमाल होती है, प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिंग कॉइल होती है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और ये कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, अप टू 60,000 टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के मुकाबले में ये 60,000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। दैट इज यूज्ड टू अलाइन द प्रोटोन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की बॉडी में हाइड्रोजन है ना भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन के जो प्रोटोन होते हैं ना उसको एक डायरेक्शन में लेकर, ये इतनी मजबूत होती है कि जब पेशेंट को देखेंगे, बुक की डायग्राम से यहाँ थोड़ा सा बताते हैं कि ये आपके पास है, अब देखो ये राउंड से सुपर कंडक्टिंग कॉइल है, इसमें पेशेंट को रखा गया, पेशेंट पूरा स्ट्रेचर इसका जो है बेड जो होता है अंदर दाखिल होता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसका अप्लाई होती है तो ये क्या करते हैं, उसके जो प्रोटोन होते हैं, पेशेंट की बॉडी के जो प्रोटोन होते हैं उस प्रोटोन को एक डायरेक्शन में सबको लेकर आते हैं। अब लाइक इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रोटोन के पास क्या होती है, स्पिन प्रॉपर्टी। स्पिन का मतलब क्या है कि प्रोटोन अपने एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है, न्यूक्लियस में होता है लेकिन अपने एक्सिस पे मूव करता है। सो दे अलाइन विद अ मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोटोन एक्सिस वाइब्रेट अबाउट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई होती है, और आपको मालूम है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हरकत करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है, तो ये स्पिन मोशन करता है, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सारे आ जाते हैं। अब ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे ही वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटिंग प्रोटोन आर क्रैश with a burst of radio waves tuned to push the proton spin axis or side away perpendicular to the applied magnetic field। जैसे ही ये प्रोटॉन एक लाइन में आ गए हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर रेडियो वेव अप्लाई करते हैं। रेडियो वेव जैसे ही अप्लाई करते हैं तो प्रोटॉन क्या होते हैं, अपनी जगह से कुछ हटते हैं, साइड में जाते हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। When radio waves pass and the proton quickly return to their vibrating pattern, they emit a faint electromagnetic signal whose frequency depends slightly on the chemical environment in which the proton reside। अब देखो भाई क्या था, प्रोटॉन सारे एक डायरेक्शन में आ गए, जैसे ही आ गए हमने रेडियो वेव अप्लाई की तो प्रोटॉन क्या हुए, अपनी जगह से हटे। अब जैसे ही रेडियो वेव हटी तो प्रोटॉन जैसे ही क्या होते हैं, दोबारा अपनी जगह पे आते हैं, दोबारा अपने वाइब्रेटिंग पैटर्न में आते हैं। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, देखे आपने देखा होगा ना बहुत से एटॉमिक मॉडल में और पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पर प्रोटॉन यहाँ वाइब्रेटिंग पैटर्न में थे, जैसे ही रेडियो वेव अप्लाई की तो प्रोटॉन हायर स्टेट में चले गए, हायर स्टेट में जैसे ही गए, जैसे ही जो है वो रेडियो वेव हटी तो प्रोटॉन जो है वो दोबारा अपनी जगह पर आते हैं, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या करेंगे, रेडिएशन की शक्ल में क्या कर देते हैं, वो रेडिएशन की शक्ल में ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो प्रोटॉन जो वाइब्रेटिंग पैटर्न में थे, रेडियो वेव जैसे ही अप्लाई हुई वो अपनी जगह से हटे। अब रेडियो वेव जैसे ही हट गई तो प्रोटॉन दोबारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी जगह पर आए, तो जैसे ही प्रोटॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, रेडियो वेव हट गई, दोबारा अपनी जगह पर आते तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं। अब क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग प्रोटोन आर क्रश्ड विद अ बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव इसके ऊपर अप्लाई की गई, टून टू पुश प्रोटॉन स्पिन एक्सिस आर साइड अवे परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड है उसके परपेंडिकुलरली वो मूव करते हैं। व्हेन रेडियो वेव पास्ट एंड द प्रोटॉन क्विकली रिटर्न टू देयर वाइब्रेटिंग पैटर्न, रेडियो वेव जैसे ही वहां से गुजर जाती हैं वो दोबारा अपनी उस जगह पर आते हैं, दे इमिट अ फेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो इमिट करते हैं, हुज फ्रीक्वेंसी डिपेंड, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिपेंड करता है केमिकल एनवायरनमेंट MRI मशीन का क्या रखा हुआ है, इन विच द प्रोटॉन रिजाइड। अब ये इमिट कर रहे हैं, दीज सिग्नल डिटेक्टेड बाय सेंसर
अब ये जो सिग्नल आ रहे हैं, ये जो वेव्स आ रही हैं, सेंसर आर देन एनालाइज बाय अ कंप्यूटर। जो रेडिएशन आ रही है उसको कंप्यूटर एनालाइज करेगा टू रिवील वेरिंग डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बॉडी एंड देयर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग टिश्यू। अब जो सिग्नल आ रहे होंगे उस सिग्नल को कंप्यूटर एनालाइज करेगा। अब हर टिश्यू की जो डेंसिटी है उस हिसाब से सिग्नल जो होंगे वो अलग अलग नोयत के होंगे, और उसको एनालाइज करके क्या होगा, द रिजल्टिंग इमेज इज क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लूइड एंड बोन। और जो इमेज जो बनेगी उसमें क्या होगा, फ्लूइड बोन्स इनके दरमियान इजीली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, और जो इमेज आएगी उसकी मदद से क्या होगी, डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। MRI was formerly called NMRI, Nuclear Magnetic Resonance Imaging। MRI को पहले क्या कहा जाता था, Nuclear Magnetic Resonance Imaging, because hydrogen nuclei resonate with the applied field। क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लाई जो है वो उसमें बाकायदा इसका बाकायदा रोल है, तो इसीलिए इसको पहले जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते थे, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ये पूरी इमेजिंग बनती है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी पहले कहा जाता था। तो ये पहली एप्लीकेशन थी सुपर कंडक्टर की, जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मैगलेव ट्रेन, जो ट्रेन मैंने आपको कहा ना सुपर कंडक्टर की मदद से चलती है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और कुछ स्मॉल छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो सुपर कंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।